हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, या गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं एम्ब्रियो सैक के बारे में। और स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ओव्यूल की संरचना के बारे में बताया था। तो अगर आपको याद होगा तो जो ओव्यूल का जो सेंट्रल पोर्शन होता है, सेंट्रल पोर्शन मतलब उसका जो सबसे बीच वाला जो हिस्सा होता है ओव्यूल का, उसको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। और ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ओव्यूल का सबसे केंद्रीय भाग या सेंट्रल पोर्शन एम्ब्रियो सैक कहलाता है। एम्ब्रियो सैक के बाहर जो संरचना होती है उसको न्यूसेलस कहा जाता है या उसको बीजांडकाय कहा जाता है। और उसके बाहर इंटीग्यूमेंट होते हैं या अध्यावरण होते हैं। और आपको पता है कि इसके दो रीजन होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर रीजन और दूसरा होता है क्लाजल रीजन। तो दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में। तो जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल अपने जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उस समय जो न्यूसेलस है, जो बीजांडकाय है, तो न्यूसेलस की जो शीर्ष कोशिका होती है, शीर्ष कोशिका क्या करती है कि पोषक पदार्थों को स्टोर करने के बाद, एकत्रित करने के बाद वह आकार में बड़ी हो जाती है। और वह शीर्ष कोशिका जो कोशिका बनाती है उसको प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल कहा जाता है। फिर से सुनिए, जो जब ओव्यूल अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उस समय जो न्यूसेलस की शीर्ष कोशिका होती है वह प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल बनाती है। और इसके बाद यह जो प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल बनती है, यह बाहर की ओर मतलब एपिडर्मिस की ओर जो कोशिका बनाती है उसको प्राइमरी पेराइटल सेल कहा जाता है। तो प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल दो प्रकार की कोशिकाओं को बनाती है। बाहर की ओर प्राइमरी पेराइटल सेल बनाती है और अंदर की ओर मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। मेगास्पोर मदर सेल को MMC भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो यहाँ पर आप इस चित्र में देखें, जो माइक्रोपाइलर रीजन को दिखाया गया है और इसके जस्ट नीचे वाला क्लाजल रीजन होता है। इसके बाद जो मेगास्पोर मदर सेल को इसमें दिखाया गया है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, इस मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और हम लोग जानते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक कोशिका विभाजित होती है और इससे चार कोशिकाएं बनती हैं। और यह जो चारों कोशिकाएं बनती हैं यह सभी हैप्लॉइड होती हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे जो संरचना बनती है उसको मेगास्पोर टेट्राड कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या 4 होती है, इसीलिए इसको टेट्राड बोलते हैं। और मेगास्पोर का मतलब क्या होता है कि यह स्पोर बड़ा होता है, इसीलिए इसको मेगास्पोर कहा जाता है। और अब जो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन के बाद जो मेगास्पोर टेट्राड बना, जो 4 कोशिकाएं बनी, इसमें से जो 3 कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं डीजेनरेट हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। और दोस्तों, जो मेगास्पोर बचता है उस मेगास्पोर को फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है। और इसी फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है। और इस प्रकार से जब एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। क्योंकि सिर्फ एक मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। और अब जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है तो इस मेगास्पोर में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है या समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इस समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि इसका जो केंद्रक होता है वो डिवाइड होता है
और इससे दो केंद्रक बनते हैं और ये दोनों केंद्रक एक दूसरे से अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। मतलब एक केंद्रक माइक्रोपाइलर रीजन की ओर चला जाता है, दूसरा क्लाजल रीजन की ओर चला जाता है। इस प्रकार जो पहला माइटोसिस डिवीजन होता है वह कंप्लीट होता है। इसके बाद इन दोनों में दूसरा माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि पहले केंद्रक के विभाजन से दो केंद्रक बनते हैं माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ, और जो दूसरा केंद्रक क्लाजल रीजन की ओर होता है उसमें भी माइटोसिस डिवीजन होता है और इससे भी दो केंद्रक बनते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि पहले डिवीजन में दो केंद्रक बने और फिर क्या हुआ कि जब इसमें दोबारा डिवीजन हुआ तो इस प्रकार से यहाँ पर केंद्रकों की संख्या 2 से 4 हो गई। और दोस्तों इसी प्रकार से इसमें तीसरा माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और तीसरे माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है कि यहाँ पर 4 केंद्रक से 8 केंद्रक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर केंद्रकों की संख्या 8 हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि एक केंद्रक जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होता है वह, और दूसरा केंद्रक जो क्लाजल रीजन की तरफ होता है वह, यह दोनों बीच में आकर आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन बन जाता है और इसको जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। और यह इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। दोस्तों यह डिप्लॉयड होता है। क्यों डिप्लॉयड होता है? क्योंकि ये दोनों केंद्रक जो थे वो हैप्लॉयड थे। जब दोनों आपस में फ्यूज हो गए आकर के तो यह 2n हो गया। और इस प्रकार से जो 3 केंद्रक ऊपर की ओर बचे और 3 केंद्रक नीचे की ओर बचे, इनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस प्रकार से जो क्लाजल एंड होता है एम्ब्रियो सैक का, क्लाजल एंड की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, इनको एंटीपोडल सेल कहा जाता है। और जो माइक्रोपाइलर एंड होता है या जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है, इधर भी 3 कोशिकाएं होती हैं। इन तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से एग ऑपरेटस कहा जाता है। एग ऑपरेटस में जो सेंट्रल में जो सेल होता है उसको एग सेल कहा जाता है और 2 सेल यहाँ पर जो होती हैं उनको सिनेप्टिड्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो एम्ब्रियो सैक है या जिसको फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, तो यह जो है यह 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर होता है। इसमें 7 सेल्ड में कौन कौन से हो गए? 3 एंटीपोडल्स हो गए और एग ऑपरेटस में 3 हो गए। इन एग ऑपरेटस में एक सेल हो गया, 2 सिनोइड हो गए, तो 3 और 3 6, और एक सेल जो है पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर सेल की संख्या 7 हो गई, लेकिन केंद्रक की संख्या 8 होती है क्योंकि 3 यहाँ पर 3 3 6 और 2 8। इस प्रकार से जो एम्ब्रियो सैक होता है वह 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग एम्ब्रियो सैक की संरचना के बारे में पढ़ा और अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।